अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूँ वकास वालाना। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेकंड ईयर की, जिसमें बिलावल भी कह लें वो तो फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन उनकी हल्के सुरों के ऊपर ना तनकीदी मौसीकी जारी है एक दूसरे के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक सियासी जमात है जो ज़रूरत पड़े तो पाँव में पड़ जाते हैं और अगर ज़रूरत पूरी हो जाए तो गले को पड़ते हैं। और आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0/0 है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए हालात साजगार बनाए जा रहे हैं, मौसीकी आपके लिए है, जो कि सुरों के ताल हैं वो आपके साथ चल रहे हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ हस्बे ज़रूरत, हस्बे मामूल और रवायत के मुताबिक इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और इलेक्शन जैसे ही हो जाएंगे मिल मिला के हुकूमत करेंगे और फिर एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बहन भाई बन जाएंगे। अब चाचा ताया दादा सब कुछ बन जाएंगे एक दूसरे के। खैर, दूसरी तरफ आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ हैं वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ को माजी माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले तो माइनस हो गए हैं। अगर वो चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर रही हैं कि वो तो चले गए, उन्होंने खुद कह दिया कि मेरा आज डूबते सूरज जैसा कंडीशन है। मगर एक और सियासी जमात है जो अवाम के अंदर खासी मकबूल है, टेक्निकली नॉकआउट है, लेकिन अवामी तौर पर अभी भी वो तकरीबन इसलिए मकबूल है क्योंकि आप नामकबूल हो चुके हैं अपने 16 माह की कारकर्दगी की वजह से। तो अवाम के अंदर आप माइनस हो चुके हैं जो 16 माह के अंदर गुल खिला के गए हैं ना, जो 16 माह के अंदर आपने बहुत अच्छा पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड वाली इकॉनमी खड़ी करती है या दे दी है। फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनके वकला ने उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी है। अच्छा जी, हमें तो 4 साल यही राग गलाते रहे, डॉक्टर्स ने इजाज़त देनी है। डॉक्टरों ने कहीं MBBS यानी जो वकला हैं उन्होंने कहीं MBBS की डिग्री तो नहीं ले ली जो अब इजाज़त दे रहे हैं। पहले डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी तो 4 साल नहीं आया, वकला इजाज़त दे रहे हैं तो वो आ रहे हैं। लेकिन खैर ये तो मसला ही नहीं है, ये तो उनके बड़ों के मसले हैं, बड़े हल करते रहेंगे। असल मसला पाकिस्तान में महंगाई का है जो कि अब तूफ़ान आने वाला है। पाकिस्तान में पेट्रोल की सूरत में महंगाई का, इन्फ्लेशन का जो तूफान आएगा वो किसी से नहीं रुकने वाला, क्योंकि पेट्रोल को कल रात को खबर आई तो वो खबर एक तूफान की तरह, एक पहाड़ की तरह बेचारे गरीब आदमी के ऊपर गिरी। 26-27 रुपये जिस तरह बढ़ाए गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो एक मुतवस्सित सफ़ेद पोश है जो वो सोच रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए और लाखों की तादाद में छोड़कर भी चले गए, क्या उनकी स्पीड बढ़ जाएगी? क्योंकि क्या ये मुल्क आइंदा आने वाले कुछ सालों में रहने के काबिल रहेगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, आप जैसे बड़े बंदे, अमीर बंदे तो रह सकते हैं, हम जैसे और अवाम जैसे गरीब बंदे इस मुल्क में ना रहें, चले जाएं। बता दें मुझे, अभी बता दें, जल्दी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त राउंड ऑफ प्राइसेस जो इंक्रीज चल रहा है और पिछले 12, 14, 18 महीनों से चल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो लो मिडिल इनकम, मिडिल इनकम और वल्नरेबल सेगमेंट्स, इन तीनों पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। सबसे बड़ा बोझ तो ऑब्वियसली एनर्जी प्राइसेस का है, फूड प्राइसेस का है, उससे ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ अफेक्ट होती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जी सर। अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो इसके बहुत से मुहर्रकात हैं और उसमें हमारी एमिशंस भी हैं और कमीशंस भी हैं। मसलन कोई बात नहीं करता जो गवर्नमेंट पिछले 3 साल से एक इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट, मालियाती खसारा रन कर रही है, ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की। इसी तरह मॉनेटरी एक्सपेंशन जो हो रही थी वो भी एक वजह है इस चीज़ की। फिर ऑफ कोर्स जो हमारे फ्लड्स आए उससे हमारी सप्लाई साइड इफेक्ट हुई, जो हमारे इंपोर्टेड तेल की कीमत है वो बढ़ी, पर वो एग्जैजरेट हो गया इफेक्ट बिकॉज हमारा जो रुपया था वो कमज़ोर हो रहा था, बिकॉज ना हम पैदावारी सलाहियत बढ़ा पा रहे थे, हम IMF से एक डिले कर रहे थे। हमारे आज भी ज़खायर जब मैं आपसे बात करता हूँ तो $7.6 अरब पे, बस ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब इस सब में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बोझ लोगों पर पड़ रहा है, बट आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू प्रॉबेबली द वर्स्ट फेज राइट नाउ, और सितंबर भी मुश्किल रहेगा बिकॉज एनर्जी की कीमतों में एक तब्दीली जो हुई है और पेट्रोलियम कीमतों में जो स्पेशली तब्दीली है, गैस की कीमतों में एक तब्दीली मुतवक्को है। बट एज वी मूव अलॉन्ग बियॉन्ड दैट, अगर हम अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेहतर हैंडल करेंगे, अगर हम अपने डॉलर लिक्विडिटी को इम्प्रूव करेंगे, अगर हम अपने बजट के एक्सपेंडिचर जैसे कि अथॉरिटीज़ कह रही हैं हम काटेंगे,
अगर कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, अगर ये काम हम करेंगे अगर और फिर बिलीव अगर करेंगे, ये अगर और अगर हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, मैं तो वही चीजें रख सकता हूँ जो करनी है सारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स या जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, और आने वाले सालों में जो एफिशिएंसी है, जो इनएफिशिएंसी में ट्रांसफॉर्म होके 212 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की पाकिस्तान में मौजूद है, उसको शिफ्ट नहीं होने देंगे, उसका बर्डन लोगों पर। अच्छी बात है हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, अच्छी बात है हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन स्मगलिंग पे ले रहे हैं, अच्छी बात है हम रुपए की तीसरी मार्केट को तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है हम अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस उस एग्रीमेंट को रीडू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2010 से हुआ है, मैंने तो कई बार कहा है कि इसको दोबारा सोचिए। अब आगे चलिए, ये अच्छी बात है कि सोना पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होता, बट इतनी बड़ी मार्केट है, अच्छी बात है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको रेगुलराइज करें, उनको टैक्स नेट में लाएं। ये सारे काम करेंगे। मैं तो बहुत बुलिश हूँ वकास साहब पाकिस्तान पे। अब लोग कहते हैं आप क्यों इतने बुलिश हैं, मैं कहता हूँ मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ, आप ये सब कर लीजिए। कम बैक टू मी आफ्टर 3 to 5 years, पीआईए को दीजिए प्राइवेट पार्टी को, और देखिए कि टाटा ने 425 नए जहाज अनाउंस किए हैं जब उन्होंने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया। आज दुनिया भर में एटलीस्ट हम बात तो कर सकते हैं कि हम कंपेटिटिव मार्केट बनाए हुए हैं, बैंकों के साथ ये किया। जब हम ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत ठीक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट वी हैवंट रियली डिसाइडेड टू डू इट। आई रियली होप कि वी कैन डिसाइड टू डू ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, ये आखिरी बात करूंगा, 60 की दहाई में पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आज कोशिश की जा रही है और कोशिश भी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, जो बात है वो उसकी तरह बयान कर रहा हूं, वो एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे कि 24 मिलियन हेक्टेयर पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त ज़ेरे काश्त है। अनकल्टिवेबल लैंड जो है वो 9 मिलियन हेक्टेयर है। आप सोचिए कि हम ये ऐड कर लें 9 मिलियन, आने वाले 5, 8, 10 साल में हम अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें थोड़ी सी, तो हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं हो जाएंगे, 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट को तोड़ देंगे। ये कौन से मुश्किल काम है। मैं तो अभी कहीं पे IMF या मैं कहीं पे बाहर की कोई टेक्नोलॉजी लाने, कहीं पे कोई चीज का जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि IPP से अपने माहिदे जो हैं उनको जाके रीनिगोशिएट कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये सारा इकोसिस्टम ठीक कीजिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान हैज वेरी गुड पोटेंशियल। आपने जो IPPs का बात कर दी बिजली के हवाले से, ये हम किस तरह रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं कि हम पेट्रोल से कहीं पन बिजली के ऊपर और दीगर सोर्सेज जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसके ऊपर आ जाएं और फिलफौर आ जाएं, इसके ऊपर आप बताइएगा। लेकिन कैसर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बता दी है, तो आप लोगों ने करना था और आप लोगों ने ही करना है, लेकिन आप तो 0/0 जनाब कैसर साहब। मौलाना देखो, आप बिल्कुल वन साइडेड बात कर रहे हो। आप कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले 0/0, तो मैं कह रहा हूँ आप भी 0/0। नहीं, मैं तो किसी को 0/0 नहीं कह रहा। मैं नजीब साहब ने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें की, मैं तो उनको नंबर दे रहा हूँ। 0/0 नहीं कर रहा, बल्कि नंबर दे रहा हूँ। मैं उनको देखिए, बात ये है कि आइडेंटिफाई तो हो चुका है। देखिए, ये आज से नहीं, हमें पता है कि क्या मामलात हैं, लेकिन हमने करना नहीं है, किसी ने भी नहीं करना। ये मामला कोई एक पार्टी नहीं कर सकती, ना ही अगले इलेक्शन आप कितने भी फेयर करा लें और जो भी पार्टी आ जाए, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ वो भी नहीं कर सकेगी। क्यों? सबसे पहला मसला ये है कि हमने ये जो रीजनल सुन लें ना, फिर या तो कुछ तवज्जो करके सुन लें, अगर वाकई आप चाहते हैं, अगर सीरियस है मामले को तो सुन तो लीजिए ना प्लीज। बात ये है कि सारी दुनिया में रीजनल ट्रेड होती है। आजकल तेल महंगा हो गया है, एक माल दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल है। रीजनल ट्रेड आजकल आसियान कंट्री, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आसियान कंट्री में उनके 100 में से 65 ट्रेडेड रीजनल होती है, हमारे यहाँ 100 में से 15 होती है। हमने अपने तमाम रास्ते तो बंद कर रखे हैं। इंडिया हमने पिछले कितने सालों से, क्या बात थी PTI को, आप क्या वजह हुई कि PTI ने कश्मीर के लिए तमाम, आपने कहा कश्मीर का जो मसला है एक देरीना मसला है, इंडिया हमसे कश्मीर में ज्यादती कर रहा है, कश्मीर हमको जाके हल करना है। उसका ये मतलब नहीं कि हम ट्रेड ख़त्म कर लें। देखिए, ताइवान और चाइना ने, मैं 1972 से आज से 50 साल आप चाह रहे हैं कि गद्दार हो जाए ना, जा रहा हूँ, जो ये करेगा वो गद्दार हो जाएगा। यार कोई बात सुन लो, या तो इकानमी पे बात ना किया करो, ये सीरियस बात होती है, सीरियस ही कर लिया करो। अगर वाकई चाहते हो, अगर इंडिया के कश्मीर के हवाले से अगर आप ट्रेड की मशवरा दे रहे हैं तो वो लीडर गद्दार हो जाएगा। मैंने क्या कहा,
मैं मशवरा दे रहा हूँ, और मैं मशवरा दे रहा हूँ, जो कोई बात आपसे नहीं कर रहा, मैं हट के बात कर रहा हूँ और बड़े बबांग दोहल बात कर रहा हूँ कि अगर हम ट्रेड नहीं चालू करेंगे, अगर हम कश्मीर के लिए अपने सब रास्ते बंद कर रखेंगे, तो हमारी कभी भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आप ऑल द वे यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट, किसी ने ये बात नहीं की, क्योंकि डरते हैं ना, लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या भाई एक्चुअल आपको समझना पड़ेगा। बस बताइए कि ताइवान और चाइना जो है आपस में है ना, वो कहते हैं ताइवान हमारा है, चाइना कहता है, लेकिन ट्रेड सबसे ज़्यादा उनकी है। मेरे भाई आज से 35 साल पहले डॉक्टर महबूब हक साहब ने कहा था कि 50 साल के लिए कश्मीर को ज़रा फ्रीज कर दें। आपसे अभी ये मसला तो तय हो नहीं रहा। कश्मीर की वजह से अगर आप अपना पूरा एक्सपोर्ट, अपनी इंपोर्ट बंद कर देंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके यहाँ कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा। बहुत हमें अजीज है कश्मीर, और हम, लेकिन कौन सा मुल्क हमें सपोर्ट कर रहा है? सब हमने कुर्बानियाँ दे ली। एक तुर्की और चाइना के अलावा कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। G20 में सारे हमारे मुस्लिम मुल्क आ गए, वहाँ पे तहजीब लाए, सऊदी अरेबिया भी, कोई बात की उन्होंने? क्या बात की? तो हम अकेले कहाँ तक लड़ सकते हैं भाई? हम उनको अखलाकी बिल्कुल सपोर्ट दे सकते। अगर आप नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है कि क्योंकि ये बात हट के मैं कर रहा हूँ और कोई भी नहीं करता। मैंने कौमी असम्बली में भी ये बात की है, 97 में मैंने की, मैंने 97 में की, तब भी मेरे खिलाफ हुआ कि शायद मैं पता नहीं कि इंडिया की फेवर कर रहा हूँ। मेरे भाई, हमें फ़ायदा है जो चीज़ें फ़र्ज़ कीजिए $100 में हमें डायरेक्ट इंडिया से मिल सकती हैं, वो हम इंडिया की चीज़ें ही $125 में थ्रू दुबई या अफगानिस्तान या ईरान खरीद रहे हैं। ठीक, बहुत बड़ी ट्रेड है, इतने बड़े। आगे 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 बांग्लादेश तक भी ट्रेड है। इसी तरह सेंट्रल एशिया में हमने, क्योंकि अफगानिस्तान से ट्रेड बंद कर दी हुई है, सेंट्रल एशिया तक नहीं है। आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा लेंगे? आपकी सिर्फ एक आइटम है टेक्सटाइल। या मुझे बताएं ना, ये बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, कोई ये मुझे बता दे कि क्यों, कौन सी चीज़ है जो आप एक्सपोर्ट, आपका डॉलर 400 हो जाए, 300 की बजाय 400 हो जाए, आप क्या कर लेंगे? IMF हमें जो रास्ता दिखा रहा है, वो कहता है कि अगर आपका डॉलर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये रास्ता हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमारी इकानमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमें इन मामलात को, और बाकी चीज़ें खाकान ने जो बताई ना, नजीब साहब ने, ये डॉक्टर खाकान ने, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हमें सब मामलात को देखना पड़ेगा। बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई ना कोई, हमारे ऊपर तो किसी को इतबार ही नहीं है। इंडिया में देखिए तो सही, G20 में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ हो गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही? ठीक, तो कामरान मुर्तज़ा साहब कि भाई सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर इकानमी की बात करते हैं तो विंडो ड्रेसिंग से मसला हल नहीं होगा। मेरी बात मुकम्मल हो गई, डन हो गया सर। अच्छा सर, आपने जो कश्मीर के हवाले से बात की और आपने कहा कि अनयूजुअल बात कर रहा हूँ, वैसे वो हामिद मीर साहब ने एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि उनकी और नसीम ज़हरा और दीगर 25 लोगों की मुलाकात हुई थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से। तो उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर का मसला तो हो ही गया है, इंडिया नाल अच्छे ताल्लुकात कर दें। तो उसके ऊपर सारे लोग हैरान हो गए थे कि ये बात क्या कर रहे हैं। तो अनयूजुअल बात वो बस मीडिया पे नहीं कर पाए थे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये आप मुझे बताइएगा कि हम जिस तरह लॉक्ड हैं, बेसिकली लॉक्ड कंट्रीज़ तो और हैं, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम लैंड लॉक कंट्री बन चुके हैं ट्रेड के हवाले से। अफगानिस्तान हमें बमबारी मार देता है, ईरान के साथ हमारी स्मगलिंग हो जाती है, इंडिया के साथ है नहीं, CPEC हमारा चालू नहीं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? आसमानों में ट्रेड करें, कहाँ करें? बात ये है कि विकास भाई, जाना ज़हनी तौर पे बीमार, तो हर आदमी को पैसे चाहिए। हम इनएफिशिएंट हैं, पहली बात, हम करप्ट हैं, दूसरी बात हमारे में पॉलिटिकल विल नहीं है, ये तीसरी बात। हमारा सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है, पॉलिटिशियन पे तो बड़ा आसान है ना इल्ज़ाम लगाना, हमारा अफसर करप्ट है। अब जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए भी कोई करप्शन बुरी बात नहीं है। बुरी बात सिर्फ ये है कि अगर उनकी लाइन पे न चले, तो इन हालात में आप मामला को शायद ठीक नहीं कर पाएंगे। ये एक पॉलिटिकल विल चाहिए जहाँ पे हम ये तय कर लें कि नहीं, ये मुल्क को हमने जितना बर्बाद करना था वो बहुत हो गया, इसके बाद शायद मुल्क सर्वाइव नहीं कर रहा, अल्लाह न करे। तो हमको तय करना है कि हमने सीधा रास्ता जो है ना वो चुन लेना है। अगर जिस दिन तक हम सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे, सबको पता है सीधे रास्ते का, ये 2-4 बातें ठीक करिए, सीधा रास्ते पे हम चल पड़ेंगे। मगर वो 2-4 बातें नहीं होती हैं। हम में से हर आदमी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के लिए तैयार है जिसके पास 4 पैसे हैं। हम खुद अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे,
अगर कामरान नहीं कर रहा, वकास साहब नहीं कर रहे हैं, शेख साहब नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरा क्यों आगे करे? तो आपको पहले जो है ना वो उसमें मामला को ठीक करिए। आपका मामला जो है ना वो इस तरह से, जब हम जिन मानों में बैठे हैं, जब वहां से आप देखते हो ना सर, तो फिर और मामला जो है ना खौफ बाजू का इन खौफनाक हालात को ठीक करने की जरूरत है। बहुत हो गया है, ये जुल्म की इंतहा हो गई है। इस वक्त ऐसा वक्त आ गया कि जहाँ पे लोग जो है हमसे नफरत कर रहे हैं इस वक्त, और अगर इस नफरत को खत्म करना है तो कुछ ना कुछ जो हमने उनसे लिया हुआ है वो रिटर्न कर। मुझे एक बात बता दें कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका जो इस वक्त दोस्त है मैं ये नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर कोई अल्फाज बोलें, क्योंकि दोस्त है तो आपने पहले मेरे प्रोग्राम में जिस दिन वो लगे थे, ये वो फैसले जिनसे या खुद कर रहे हैं या फिर मकबूल फैसले नहीं है ना, पेट्रोल एकदम से 26-27 रुपये बढ़ा देना, सोच नहीं रहे ज़रा, उनको दर्द नहीं आ रहा? वो इतने रईस आदमी हैं, कभी उन्होंने गरीबी वाली जिंदगी नहीं गुजारी आपके दोस्त ने, जो एकदम से 27 भाई रिबट करते, नहीं भाई मैं नहीं बढ़ा सकता, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दूंगा, जैसे ये करते थे, तकलीफ कम करते, वो इतनी बड़ी तकलीफ दे दी रातों रात जनाब। तब एक हकीकत, अब कमजोर आदमी को लाया क्यों जा? हाय कमजोर आदमी कमजोर जो मर्जी करवा लो। हम कह रहे थे कि हमें बलूचिस्तान को और कुछ ना, आपकी आवाज ड्रॉप हुई है, दोबारा बोलिएगा, क्या बोला आपने सर? हमको कुछ नहीं चाहिए, हक चाहिए। वो हक हमको हमारे नहीं मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी, सिर्फ हमको नहीं, बाकी पाकिस्तान के लोगों को भी उनके हक दे दो। ये कमजोर को ला के और उससे मर्जी के फैसले करवाना और मर्जी से उसको खराब हो जाएंगे तो फिर किसी का क्या जाएगा? तो हमारा दोस्त हो रहा है ना। ठीक, डॉक्टर खाकान नजीर साहब, एक तो बिजली के ऊपर, लेकिन उससे पहले बड़ा अहम पॉइंट कैसर अहमद शेख साहब ने उठा दिया कि G20 में हम माइनस, दुनिया में हम माइनस, ट्रेड हम नहीं कर पा रहे, हमने अपने एवं ही देखे ना, ईरान और सऊदी अरेबिया अगर दोस्ती कर सकते हैं, हम अपने उन मुल्कों के साथ जिनसे दुनिया फ़ायदा उठाना चाह रही है, अमेरिका इंटरेस्टेड है मशरिक की तरफ, उसे पता है कि बड़ी इकॉनमी है, तो हम फ़ायदा नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अंगारों में उंगलियां डालेंगे, पाँव रखेंगे, लेकिन फूलों की सेज की तरफ नहीं जाएंगे हम। हमारी बदकिस्मती है, गंदी सोच है हमारी जनाब। सो लेट मी से कि कैसर साहब ने बहुत आला गुफ्तगू की है कि ट्रेड, और आप देखिए ना कि पहले तो उसको कैप्चर कर लें जहां पे हमारा कोई इशू नहीं है, ईरान, अफगानिस्तान एंड देन टू कार कंट्रीज एंड देन चाइना। आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, लेट्स ट्रेड विद इन आसियान रीजन की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट हुई उस ईस्ट एशियन मिरेकल में, ये भी बात दुरुस्त है। वियतनाम एक कंपनी सैमसंग को, नाउ दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, वियतनाम एक कंपनी सैमसंग को, कोरिया को रीजन में 72 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। सो आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें जिन मुल्कों का मैंने जिक्र किया उनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्लस फूड सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट की जो है वो आपके हाथ में है, वो आपका ट्रेड मिनिस्क्यूल है इन दी फूड कंपोनेंट जो आप वहां पे दे सकते हैं, वो सारा मिडिल ईस्ट आपका दोस्त भी है और चाहता भी है, वहां पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस भी है, तो वो कर लें। सो ये तो है आई थिंक जो ट्रेड का नक्शा मुझे बनता दिखाई देता है इंडिया के साथ, अगर रवाबित और अगर कश्मीर पे आगे हम बढ़ सकते हैं, बट मैं तो वो एरियाज टारगेट करना चाहता हूं जिसमें मुझे अभी कोई कबाहत नहीं होगी। पर ये करने के लिए आपको अपना घर ठीक करना है। अच्छा, अब मैं एक चीज चूंकि आजकल मैं बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूं इस थॉट को पाकिस्तान में, लेकिन ये बात सही है, पॉलिटिकल विल, ये हायर लेवल गुफ्तगू है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, इलेक्शंस सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, कोई शक नहीं हो सकता, बट यार जरा आगे देखिए। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा मसला है, जब भी कोई अच्छी बात होती है ना पाकिस्तान में वो सुनी नहीं जाती। चलें कैसर साहब जी डॉक्टर साहब, तो 1100 अरब का था, जब पीटीआई छोड़ के गई तो वो 2300 अरब का था, पीडीएम छोड़ के गई तो 2500 अरब, 2500-2600। जी
डॉक्टर साहब आपके ना ये सब ये चाहते थे कि सर्कुलर डेट बढ़ता रहे, मेरा नहीं ख्याल। देखेंगे क्या कॉम्पिटेंस का इशू है पाकिस्तान में, क्या HR का इशू है पाकिस्तान में, क्या हम डिजाइन ऑफ एनर्जी पॉलिसी सही कर पाए हैं कभी, क्या ऐसे लोग हैं जो इनके पास लेके जाएं। मैं एनर्जी सेक्टर का एक डिजाइन इन दोनों के सामने आज रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जब ये हुकूमत आए तो ये उसको इम्प्लीमेंट करें। दोनों बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं इस वक्त आपके साथ जी, और you know, so, and they will be leading their parties in respective areas. So अच्छा, अब जो मैं डिजाइन रखूंगा इसकी पहली शर्त यह है कि आपको एक 5 बंदों की कॉम्पिटेंट टीम लानी है जो कि एनर्जी सेक्टर में बैठकर अगले 5 साल यही काम करे जो हम आज रख के जा रहे हैं आपके प्रोग्राम में। और 5 साल बाद लेट्स हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन दिस। पहले तो ये तय कर लें कि हमने 2 सेक्टर्स कामयाबी से चलाए हैं, टेलीकॉम और बैंकिंग, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, मतलब ऑनेस्टली, ठीक है। और मतलब आप जिस मर्जी से जाकर खरीदते हैं टेलीकॉम की सर्विसेज, आपका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे एक अजीज फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़े सीनियर थे, तो वो कहा करते थे कि हम बचपन में 10-10 साल इंतजार करते थे फोन लगवाने के लिए पाकिस्तान में। आज ये कहानी नहीं है। ठीक, एक हो गया ये निजकारी की तरफ आप कह रहे हैं, निजकारी की तरफ मैं ये कह रहा हूं कि रोल ऑफ द स्टेट जो है उसको उस काम पे लाइए ना एनर्जी सेक्टर में। जो उसका काम है वो क्या है कि वो पॉलिसी बनाए, पेट्रोलियम पॉलिसी बनाए, एनर्जी पॉलिसी बनाए, रेगुलेट भी करे और मार्केट मेक भी करे। मैं फिर अब रेगुलेटर पे भी एक कमेंट करता चलूं, पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लोग नहीं हैं, ये आपको बाहर से ही लाने पड़ेंगे। 10-11 साल से रेगुलेटर आप ढूंढ ही नहीं सके जो एनर्जी मार्केट पाकिस्तान में बना सके। अब आप आगे चलें, आप ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। एक पॉइंट हो गया ना, होल्ड रखें जरा, ब्रेक का टाइम आ गया, माजरत। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कैसर साहब से भी बात करेंगे और सेनेटर साहब से भी बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब जरा क्विकली आप बाकी 4 भी पॉइंट रखते हैं, फिर मैं कैसर साहब और सेनेटर साहब की तरफ जल्दी जाऊंगा। तो जैसे हम रोल ऑफ द स्टेट को कम करते हैं और हम जो ऑपरेशंस हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी ऐड करें, हमने IPPs, ये मैं एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूँ, बेशक ये लोग दोनों चेक कर सकते हैं, 16 IPPs हैं जो CPEC में यानी कि 2015 के बाद हैं। इनका तकरीबन $15 अरब का डेट है। इस डेट को रीप्रोफाइल करें, ये 10 साल पे है, इसको लेके जाएं 25 साल पे, आपकी 4 से 6 रुपए पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली जाएगी। ठीक है, आप सब्सिडी का रिफॉर्म करें, निकलें सब्सिडी से, कॉस्ट ऑफ सर्विस पूरी चार्ज करें और हर एक के घर में पैसे पहुंचाएं थ्रू वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो PPP ने शुरू किया, PMLN ने आगे बढ़ाया, PTI ने आगे बढ़ाया। नो, यू हैव टू गिव मी 2 more minutes। पाकिस्तान थर कोल से मालामाल है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे प्लांट्स को थर कोल पे ट्रांसफर करें। पाकिस्तान की जो आप गैस मेरे घर में देकर और उन एफ्लुएंट लोगों के घर में देकर 20% एफिशिएंसी पे जाया कर रहे हैं, इसको वापस ले लीजिए। पाकिस्तान की जो बाकी गैस कैप्टिव पावर प्लांट्स को 380 MMCFD 35% की एफिशिएंसी पर देकर जाया कर रहे हैं, इसको वापस ले लीजिए। इन सब को ले जाइए, एफिशिएंट बिजली बनाने में आपकी बिजली की पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान को जब आप ये चीजें करेंगे तो आप कॉस्ट भी संभाल लेंगे, लॉसेस से भी निकल जाएंगे। 5 साल बाद इसी बिजली में पन बिजली, सन और विंड, इसके अलावा कोई बिजली और कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट से खुद कहेंगे कि पाकिस्तान के इसी सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, बट दे हैव टू फाइंड दोस 5 कॉम्पिटेंट पीपल हु सिट एंड डिलीवर ऑन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। एंड पाकिस्तान सर आपकी सारी बात आप कैसे सब और सेनेटर साहब बताएंगे। कैसे साहब आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उन 5 लोगों में आ जाएं, क्योंकि चेयरमैन फाइनेंस कमेटी भी रहे हैं ना। मैं फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछूंगा कि सेनेट में इसकी आवाज़ उठाएं जी, पाकिस्तान का कुछ भला कर दें प्लीज़। जी देखिए, वकास बनाना, आप ये खाकान नजीब साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आपने आज बड़े लर्नेड आदमियों को ये अपने प्रोग्राम में रखा है। देखिए, बात आसान है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में है। 37 साल पहले मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का हाईएस्ट बिजनेसमैन के बोर्ड लेके प्रेसिडेंट बना जी। आज से 30 साल पहले हम, क्योंकि कोरिया या जापान ने जिस मुल्क में तरक्की की हम आ जाते थे, जिस मुल्क में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी ना, वो मुल्क अमीर हो गया। कोरिया, सिर्फ एक फार्मूला था कि कोरिया और जापान
को जो मुल्क पसंद आ गया ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो चाहे थाईलैंड ले लो, चाहे ये वियतनाम ले लो, जो भी मुल्क ले लो, ये सारे। अच्छा, अब उस ज़माने में हम कोशिश करते थे कि कोरिया वाले पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मैं आज भी पाकिस्तान कोरिया फ्रेंडशिप जो ग्रुप है उसका कन्वीनर हूँ। हमने कोशिश की कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। मेरी अपनी कंपनी ने एक LG कोरिया के साथ मिलकर एक केमिकल का प्लांट लगाया। उसी वक्त 2 साल बाद उसी LG ने वियतनाम में उसी केमिकल का प्लांट लगाया। आज वो जो वियतनाम वाला प्लांट है वो दुनिया में हर जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरे यहाँ कंसिस्टेंसी पॉलिसी की नहीं है। वो हाथ जोड़ के चले गए कि हम आपके यहाँ नहीं काम कर सकते, आपके यहाँ कोई बात मानता ही नहीं है। हर जगह पे असर फीता है, कोई काम आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कोरिया वालों ने कोटरा एक कंपनी बनाई जो फैसिलिटेट कर रही थी इन्वेस्टमेंट को। हमारे यहाँ रुकावटें ही रुकावटें हैं। अब क्या कर ले? मैंने आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दी कि सेम प्लांट वियतनाम में लगा, वियतनाम तो बाद में और यहाँ पर नहीं, बाहर के बाद वो मुल्क या काम नहीं करने देते किसी को, और हम एक दूसरे को हसद करते हैं। हम एक दूसरे को देखिए, जब तक डेवलप होंगी, कोरिया में आपने देखे कंपनियां डेवलप हुई, और मुल्कों में, जब इंडिया में आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी ग्रुप बन गए। हम किसी को आगे ही नहीं बढ़ा, हम हर एक को चोर डाकू गर्दानी खत्म नहीं करें। अब जरा सेनेटर साहब की तरफ हमारे मुल्क में पोटेंशियल है। मैं नजीब साहब, खाकान साहब, बस बात खत्म कर रहा हूँ। खाकान नजीब साहब की बातें बड़ी ही कीमती हैं, इन पे अमल होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम मिलजुल के करें, और हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, और हम चार्टर ऑफ इकानमी करें। हमारे यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है। अब हमें समझ आ गई है कि क्या हमें बना क्या हमारा। कोई मुल्क हमारे यहाँ नहीं आना चाहता। हमारा अपना दोस्त सऊदी वो जो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में वो कर रहा है, हमारे यहाँ तो कर नहीं रहा। क्या वजह? और ना ही हमारे किसी फॉरेन पॉलिसी में हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हम पोटेंशियल है, मैं बिल्कुल खाकान से एग्री करता हूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब सर, हम कोशिश करें, मिलजुल के काम करें। जी सर, ये जो काम नहीं करने दिया जाता, पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। आप अब वैसे तो लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी गहरी नज़र है सेनेट के अंदर, ये कब तक चलता रहेगा? ये जो पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, इसकी वजह से है, या फिर नीयतें ख़राब हैं हम सब की? जनाब, आप ही कुछ बता सकते हैं। देखिए, कारोबार बढ़ रहा है, बढ़ रहा होगा, कारोबार भी बढ़ रहा होगा। खाकान साहब का भी इसी तरह से, तो गवर्नमेंट का क्यों नहीं बढ़ रहा होता? तो इसकी वजह है ना, जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तो मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा होता हूँ, उसकी डायरेक्शन ठीक होती है। जब स्टेट इंटरप्राइजेज आ जाते हैं तो यहाँ पे जो ना मसाइल पैदा हो जाते हैं। मजदूर ने काम नहीं करना, अफसर करप्ट, जहाँ पे जो ना हम हर्डल क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि कोई जानबूझ के कोई सिस्टम की खराबी है या कोई और प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जो है वो आप जब इस कॉरिडोर्स में फिरते हैं तो आपको खराबी कहीं और पे नजर आती है। आपका कहीं ना कहीं पे वो जो हर्डल्स क्रिएट की जा रही होती हैं उसके पीछे अपने मकासद होते हैं, अपनी ज़ात के मकासद होते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका पॉलिटिशियन जो है ना वो खराब है, आपका आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। वो जो रुकावटें क्रिएट की जाती हैं, जब आप उन रुकावटों के दरमियान में वो हर्डल जिसको कहते हैं, या उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, वो जब दूर हो जाती है तो मामला सीधे हो जाते हैं। जी सर। तो अब जाहिर है जब कंपनियां आती हैं तो वो उन्होंने वो अकाउंट फॉर करना होता है। वो तो ये नहीं कह सकते कि ये पैसे जो है वो अपने अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट नहीं करवा हो सकता उनके कि ये पैसे किस मकसद के लिए दिए गए थे। तो फिर जब वो मकसद का वो उनके दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर रुक जाता है मामला। वो फिर से बेहतर ये समझते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में चला जाया जाए, जहाँ पे लेबर भी काम करे, जहाँ पे अफसर भी सीधा चल रहा हो। प्रॉब्लम जहाँ पे जो ना अफसर का भी है, सियासतदान का भी है, एस्टैब्लिशमेंट का भी है, मेरा भी है, आपका भी है। जब तक हमने अपने आप सीधा नहीं करना, जब तक ये बीमारी हमारे ज़हन से नहीं निकलनी कि और पैसे जमा करने की बीमारी, प्रॉपर्टी जमा करने की बीमारी, उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा। आप दुनिया का कोई भी आइडियल सिस्टम ले आइए, सिस्टम के पीछे बंदे होते हैं, लोग होते हैं, तो वो ऑनेस्ट होते हैं, वो कमिटमेंट के साथ आते हैं। जब तक कमिटमेंट नहीं है कुछ भी नहीं होगा। इसको अच्छा सर, ये कब तक चलता रहेगा कि जिसका काम यह है कि वो इंसाफ दे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने लग जाएगा, वो लोगों को
इंसाफ देने की बजाय एग्जेक्टिव की पावर्स इस्तेमाल करने लग जाएगा। मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। और जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो मईशतदानों की मईशत ठीक करवाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत ठीक करवाने के लिए दिन रात एक लगा देगा। आर्मी चीफ साहब की बात कर रहा हूँ, अच्छे इकदाम है, लेकिन ये जिनके काम है वो कर नहीं रहे, जिनका जो काम है वो नहीं कर रहे, दूसरा कर रहे हैं। यही चलता रहेगा, ये कब तक चलता रहेगा? देखो उलान साहब, अगर तो दस्तूर आपका ठीक है तो फिर हमको अहद करना है कि इस दस्तूर के दायरे में आ जाए, और अगर ठीक नहीं है तो इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। खुदा के वास्ते इसके साथ ये मुनाफिकत ना की जाए। कोर्ट ने अपना काम नहीं करना, उसने दूसरों का काम करना। एस्टैब्लिशमेंट ने भी दूसरों का काम करना है, पॉलिटिशियन ने भी दूसरों का काम करना है, अपना काम नहीं करना। तो हम में से हर शख्स जो है ना अपने काम की बजाय दूसरे के काम को ज्यादा पसंद करता है। पता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो इस प्रॉब्लम को दूर करके या तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है बदली कर दें, अगर ठीक है तो फिर इसकी मुताबिक में चलें। जिस दिन तक आप इस दायरे के अंदर नहीं आएंगे उस वक्त तक मामला सीधे नहीं होंगे। आप 100 दफा जो ना वो 9,000 हेक्टर कितने एकड़ प्रॉपर्टी है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर जो मर्जी कर लीजिए। जिसका काम नहीं है उसको चलाना वो नहीं चला पाएगा। स्मगलिंग रोकना जिसका काम नहीं है वो नहीं रोक पाएगा। आप उसके बाद जो है ना इससे भी मायूस हो जाएंगे। ये बिजली के बिलों वाला तजर्बा जो है ना आप इससे पहले भी कभी कर चुके हैं और उसमें नाकाम रहे हैं। खुदा न खास्ता मजीद नफरत को जन्म ना दीजिए। ठीक। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बड़ा अहम सवाल है, वो हर पाकिस्तानी का आम बंदे का सवाल है कि भाई पेट्रोल 250 रुपये के करीब हमारे इस वक्त डॉलर पाकिस्तान रुपए के हिसाब से पाकिस्तान की ऊपर पड़ रहा है पाकिस्तान, और उसके ऊपर 79-80 रुपीज़ की मेरे ख्याल से टैक्स हैं, चार्जेस हैं। कहाँ तक जाएगा? 400 को टच करेगा इसी निगरान हुकूमत के सेटअप में आपके तज्जिए के मुताबिक और इन्फॉर्मेशन? हरकत है वो अपने सामने रख लेते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अरब लाइट जो हम डील करते हैं, कैसर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, वो $100 पर बैरल पे है इस वक्त। ब्रेंट 94 पे है, ये 85 पे था आज से कुछ हफ्ते पहले। नंबर 2, आपकी एक कमजोरी आई है आपके एक्सचेंज रेट में। इसी साल में देखिए तो 25-26% कमजोर हुआ है। अभी तो 2.5-3.5% सिर्फ इंटरबैंक जो है वो बेहतर हुआ है। और नंबर 3, PDL जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमने 15 रुपए थी, उसको हमने बढ़ा के पिछले 12, 14, 18 माह में इस वक्त 60 रुपए कर दिया है पेट्रोल पे और 50 रुपए कर दिया है हाई स्पीड डीजल पे। इसके अलावा जो इनएफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम है वो भी हम कुछ ना कुछ पास ऑन करते हैं। इन सब मुहर्रिकात को देख लीजिए, अगर इसमें से कोई भी आपको अगले आने वाले दिनों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे, ऐसा दिख नहीं रहा। इंटरनेशनल कीमतें अभी ऑन द राइज हैं। उसकी 2 वजह हैं, और ये मैं इसलिए समझाता हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है। सऊदी अरेबिया एंड रशिया हैव कट देयर ऑयल प्रोडक्शन बाय 1 मिलियन टन्स। व्हाई बाय 1 मिलियन बैरल्स? बिकॉज दे वांट कि कीमत बढ़े। उनकी ब्रेक इवन एक कीमत पे होती है, वो उससे ऊपर रखना चाहते हैं। और परसों तरसों हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में, जिसने हमें बहुत मदद की है, एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज, चाइना ने एक स्टिमुलाई क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये लास्ट प्राइस का राइज आ रहा है। इट कैन राइज फ्रॉम हियर, यस इट कैन। रुपए की कदर डिपेंड करेगा कि मैं आपके सामने वो भी चीजें रख देता हूं। अगले 9 माह में केयर टेकर फाइनेंस टीम के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान की डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को निकालें। पाकिस्तान कमर्शियल लोन्स, वर्ल्ड बैंक के लोन्स। जी डॉक्टर साहब, आवाज कट गई। ADB जी आ रही है आवाज आपको? जी अब बताइए कंप्लीट करें। मैं जी ठीक। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमें अपनी डॉलर लिक्विडिटी को इंप्रूव करना है। हमारे कमर्शियल लोन्स हैं, हमारे वर्ल्ड बैंक ADB IDB के लोन्स हैं, हमारे $9 बिलियन के जनीवा के पैसे हैं। सो ये, और इसके साथ साथ मैं तो थोड़ा सा देखें, दोनों ने सही कहा, रेड टेपिज्म ये जो सारे मसले हैं बड़े ज्यादा हैं। सो एक एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा फ्रेमवर्क, आवाज हो रही है, मैं छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं। अगर हम सऊदी अरेबिया जी मैं एक छोटी लेता हूँ, उसके बाद कैसर साहब और सेनेटर साहब से पूछेंगे कि इस महंगाई के तूफान में, और कर तो निगरान हुकूमत रही है लेकिन डल पिछली हुकूमत के ऊपर, PDM की हुकूमत के ऊपर रहा है। जिस तरह ये डालते रहे कि वो बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, तो निगरान हुकूमत कह तो नहीं सकती, उनका पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, लेकिन उनके लिए भी शायद बारूदी सुरंगें ये बिछा गए हैं। तो इस हालात में जो इलेक्शन मांग रहा है उसको भी क्या ये नहीं समझाएंगे कि भाई इलेक्शन का वक्त नहीं है, जूते पड़ेंगे? मैं मुहावरतन कह रहा हूँ। ब्रेक के बाद
बार फिर से खुशामदीद। अच्छा कैसर साहब, ये हालात साजगार हैं इलेक्शन के लिए? आप तो वैसे चाहते नहीं हैं, तो उनको समझा दें जो इलेक्शन मांगते हैं कि महंगाई बहुत है और नहीं मिलेंगे वोट। देखिए जी, इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो अपना कारोबार छोड़ के आल दवे हमारे यहाँ चनियोट में ना पिछले 100 साल से बहुत बड़े जिम्मेदार सिर्फ वही इलेक्शन जीतते थे। कुछ सोच भी नहीं सकता था उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का। मैं कराची से आया क्योंकि मैं कराची चैम्बर के इलेक्शन लड़ता था और मेरा दिल था कि यहाँ मैं डेवलपमेंट के लिए काम करूँ। अच्छा, वहाँ यहाँ के मैंने कंटेस्ट किया और 7वां इलेक्शन है जो मैं लड़ रहा हूँ और मैंने कभी कोई पार्टी चेंज नहीं की। अगर मुझे नून लीग से मैं इलेक्शन लड़ता रहा, अगर नून लीग ने टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट लड़ता रहा और इंडिपेंडेंट भी मैं इलेक्शन जीता हूँ। हम यहाँ अपने इलाकों में यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं। फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो आईटी की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, वो या सिर्फ लाहौर में है या मैंने चंडियोट में अपने हम फंड लेके और बाकी उन्होंने बहुत बड़ा इदारा बनाया जहाँ पे लड़कियों का और लड़कियों का हॉस्टल है। जो बच्चा भी वहाँ से फारिग तालीम होता है, लड़का या लड़की, उसको फौरी तौर पे जॉब मिलता है और वो कई अपने एम्प्लॉय करता है और लोगों को। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ बना रहे। मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन इलेक्शन में क्या हुआ 1971 में फेयर इलेक्शन होने के बाद हमारा मुल्क 2 लाख हो गया इलेक्शन की वजह से। रिजल्ट नहीं माना, इलेक्शन की वजह से 2 लाख हुआ ना। 97 में दोबारा मार्शल लॉ लग गया इलेक्शन की वजह से। अगर इलेक्शन के रिजल्ट अभी 2008 में हमने इलेक्शन कराया, 2018 में इलेक्शन कराया और आपस में किताबें एक दूसरे पे मारते रहे 5 साल। मुझे अफसोस है इस असेंबली में जो कुछ होता रहा 5 साल। हम एक दूसरे को भाई पहले अपना बैठ जाओ, 15 दिन की बात है, महीने की बात है, आपस में बैठ के ये तो तय कर लो कि हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी करना कैसे, हमने अपने लोगों को क्या देना है। क्या ये चंद लोग जो सारी पार्टियों के लोग हैं, क्या सिर्फ वो अपनी वजारत के लिए कि वजीर आजम बन जाए इसलिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, या उनके पास क्या प्लान है? वो हुकूमत मिल के अगर वहाँ जाके झगड़ा ही करने हैं, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी को थम्पिंग मेजॉरिटी से नहीं देख रहा अगले इलेक्शनों में। और फिर वही स्प्लिट मैंडेट में एक दूसरे से हमने 5 साल वही लड़ाई करनी है जो 2018 के बाद की है। इलेक्शन ज़रूर करवाएं, लेकिन इलेक्शन से पहले मुल्क के मफाद में कहीं बैठ के। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर तो मुझे हाल इसका ये है कि साहब कहते रहे ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप को जारी रखें, पाकिस्तान को इसी तरह चलने दें, ये सियासतदानों से अल्लाह जान छुड़ाए रखे। यही दुआ इस वक्त हर पाकिस्तानी मांग रहा है, क्योंकि इलेक्शन वोट डालने जाते हैं और उसके बाद 5 साल जलालत लेते हैं आम बंदे। ये दिया आपने 70 सालों में रिजल्ट हमें। अब 70 सालों में बहुत सारी मायूसियां हैं, मगर मेरे और आपके दरमियान एक समाजी हमरानी मुआहदा है। जी सर। और वो पक्का इस वजह से ख़राब नहीं है कि उस मुआहदे में कोई खामी है, बल्कि उस मुआहदे की खामी की बजाय मुझ में और आप में खामी है। तो अगर मेरी और आपकी खामी की वजह से हम उसमें जो कुछ लिखा है अगर हमने उसको वायलेट कर दिया, जिसको हम अक्सर वायलेट करते रहते हैं, कोई कहता है कि ये तो छोटी सी किताब है, इसको जरा उठा के फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, या उसकी कोई प्रोविजन वायलेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। जी सर। तो फिर जो है ना ये मामूल फिर नहीं चलने का। आपने इसको ऑनर दें जो मेरे और आपके दरमियान एग्री हो गया, और अगर उसको ऑनर नहीं किया तो फिर जो है ना मामला जो है वो मुल्क के लिए इससे भी ज्यादा जो है खराब हो जाएंगे। इस वक्त तो माशी सूरत हाल खराब है, उसके बाद जो है वो फिर आने वाली सूरत हाल वो आपसे संभलेगी नहीं। तो इसको ऑनर करते हुए चलाइए। जो भी इलेक्शन हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, 2 बातें हैं ना, तीसरी बात तो नहीं होगी। तो इन एनी केस अवाम की नुमाइंदा हुकूमत इक़्तिदार में होगी, वो फिर अवाम को जवाबदेह होगी, यानी आप चाहते हैं खिदमत कर पाए। ठीक जी बिल्कुल चाहते हैं, आप इलेक्शन चाहते हैं। वैसे भी जो और फिर आपको भी पता है निगरान सेटअप कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। तो ये विल ऑफ द पीपल नहीं है, ये विल ठीक ऑफ नहीं है। द पीपल पे आ जाता है। सही है, ठीक है। चले खकान साहब, एक सेंटेंस में इलेक्शन होने चाहिए यस और नो में, टाइम बस 1 सेकंड ही है। इलेक्शन की डेट आनी चाहिए जी, जो आइन के मुताबिक है, या जो भी उसमें थोड़ा सा इन्हिराफ करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खकान नजीब साहब। भी कैसर साहब ने तो कहा कि पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें फिर इलेक्शन सोचें, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्टेड हुकूमत आए वही फैसला करे, क्योंकि निगरान हुकूमत वाले कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं शौकत अजीज़ की तरह पता नहीं। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।